दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र इतिहास का। तो इसके पहले बहुत सारे चैप्टर कराए गए हैं। आज के चैप्टर का नाम है पाकिस्तान की मांग। इसको पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि घटना चक्र हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। तो घटना चक्र अगर आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी, पीसीएस, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए रहते हैं घटना चक्र में ये कराया जाता है। हर वीडियो में हम लोग इसको बताते हैं ताकि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके बारे में जान सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस पर हम लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ का सभी का टेस्ट चला रहे हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर लीजिए, एग्जाम में सही कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर घटना चक्र करते हैं। घटना चक्र में टॉपिक पढ़ते हैं पाकिस्तान की मांग का। इसको शुरू क्वेश्चन पढ़ने से पहले नोट्स देखते हैं, ठीक है। नोट्स में है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। एक मिनट। ओके। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमा अक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप यानी नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया है। तो चलिए इतना ये नोट्स था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, एम ए जिन्ना। तो ये है चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था तो यह सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने एक मिनट। ओके। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो यह है मोहम्मद इकबाल 1930 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक मिनट में आ रहा हूँ।
ओके, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, ये किसने कहा था? तो ये है सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया 352 में उल्लेख भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। चौथा है, वे सदैव डायरी रखते थे। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के परिचय भाषण में। देखिए इसको पढ़िए, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाउ और नेबर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो ये है रहमत अली। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कौन से वर्ष? 1940 में, लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो यह है मार्च 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह है खली कुजमा। ठीक है, नाम याद रखिए, खली कुजमा। पाकिस्तान का प्रस्ताव रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो यह है सिकंदर हयात खान ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था कहाँ पे? तो लाहौर में 1940 में, मार्च 1940 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो यह है लाहौर। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो यह है 23 मार्च 1943। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। अभिव्यक्ति सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो यह विनोबा भावे। दूसरा है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले तो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन है? तो तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो ये हैं विनोबा भावे होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो यह है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएंगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह है महात्मा गांधी ने किया था। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें थी। पहला है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा है संविधान निर्मित करने का अधिकार, और संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य, देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और चौथा है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। अब देखिए प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन कब कौन से वर्ष में आया था? तो 1942 में आया था। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। देखिए चार कथन यहाँ पर है।
कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, और कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। और तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। और चौथा है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो सभी के सभी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इतने शर्त है जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था उसके शर्त है। पढ़ना चाहे तो वीडियो रोकिए और पढ़ लीजिए इसको। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा मिलेगा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, ये कथन गलत है। और चौथा है, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। पांचवा है, सर स्टैफोर्ड यानी किप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो यह भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव का टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक बताया गया था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए इसी में कहा गया था, आप लोग देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान से सम्मिलित है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो सही है, पहला हो जाएगा गलत। देखिए क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के पृथक होने अर्थात भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? किसने था? ये विंस्टन चर्चिल था। इस टाइम 1942 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, जो लास्ट में पढ़ा था हम लोगों ने वही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड लिन लिथगो, 1936 में 43 तक रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, वीडियो यहाँ पर रोकिए और इसको पढ़िए, हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इतना पढ़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ ऊपर से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए होंगे। ओके, और वीडियो को ऊपर नीचे करके इसको कर लीजिए यहाँ पे, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसको। ठीक है, क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो यह है वर्धा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो यह है वेवेल, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को। देखिए 7 अगस्त 1942 को बंबई में एक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। इसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है,
AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो इसमें ऑप्शन जो है ये है, यही सही सुमेलित है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर टैंक। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बम्बई से। बम्बई से कौन सी जगह से? तो बम्बई शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? बम्बई में। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो अगस्त 1942, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने की पूर्व दिन महात्मा गांधी ने। 3 कथन दिया गया है, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, और दूसरा है सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, तीसरा राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ऑप्शन इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला गलत है, सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को नहीं कहा था। यह कथन है हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास से दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा था? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह है महात्मा गांधी। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का करो मरो का आह्वान नारा था, तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो यह है कृषि प्रस्ताव। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो यह दिया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक थी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। स्टार लगा हुआ क्वेश्चन को, इसको पूरा पढ़ना है। देखिए यहाँ पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या क्षतिग्रस्त हुए और 500 से ज्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से दमन के लिए भारी अहिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता के द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए एवं बी दोनों सही है और यूपीएससी के द्वारा उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया है। मतलब यूपीएससी द्वारा विकल्प बी माना है, लेकिन दोनों सही है। तो जो यूपीएससी मान रहा है उसको हम लोग करके चलते हैं। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये सही है, सही नहीं है। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना इसमें। तो यह एक अहिंसक आंदोलन था। देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जो ये मान रहा है तो ऑप्शन नंबर ए मान लेंगे, ये गलत हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये हो जाएंगे हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी या पंजाब, तो सभी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव समर्थन किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आलेख बनाया था, तो यह है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह है यूसुफ मेहर अली। देखिए एमपी से इसका है 2018 का। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसे महात्मा गांधी लगाते, लेकिन यूसुफ मेहर अली बताया गया इसमें। नेक्स्ट है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो यह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 बार वर्षों तक अध्यक्ष था? तो यह है अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स प्रस्ताव के से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, ऐसा गांधी जी नहीं करेंगे। तो 1, 2, 4 और सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो ये है उषा मेहता ने किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 से निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन, वही सेम क्वेश्चन है, तो ये हो जाए, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, तो ये राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद रास्ता का गठन किया था, किसने? ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो यह है चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था उसका? लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, तो यह एक अमेरिकी पत्रकार था। महात्मा गांधी के जीवनीकार का लुई फिशर संबंधित था, तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार है? लुई फिशर, सेम क्वेश्चन है। और भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन एक और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है लॉर्ड लिनथिंगो ने वर्ष 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। कहाँ है बांकीपुर? नाम तो सुना ही होगा, बताइए कहाँ पर है? बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये लाए गए थे पटना। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती रामप्यारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बंबई में। गांधी जी को पूना आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया था, नजरबंद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था कौन सा? तो मुंगेर जिला था। देखिए यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जनाक्रोश के लिए इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला तथा बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला के प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो यह है दीपावली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए हैं? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो यह है जयप्रकाश नारायण। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, क्योंकि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। फिर नेक्स्ट है कथन और कारण ही है। कथन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, क्योंकि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का ही वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए, क्योंकि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा।
तो ये हो जाएगा ए सही है और आर भी इसका स्पष्टीकरण कर रहा है, तो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठित थी? तो यह थी भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए कुछ सूची दिए गए हैं और उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बलिया, सतारा, मेरठ, हजारीबाग। तो यह हो जाएगा बलिया और सतारा। सबसे पहले बलिया में ही अपने को आजाद कर लिया था, वो वहां पे चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? तो यह है 1942 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह है बलिया। बलिया वाले ही लोग को कहा जाता है बागी बलिया। 1942 में खुद को आजाद कर लिया और बोले कि दम है तो आकर लड़ लो, क्योंकि बलिया बहुत ही चित्तू पांडे वहां के सरकार का समानांतर सरकार के नेतृत्व करता थे और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने सामना भी किया था, लेकिन लड़ाई नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह है बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह है गोहपुर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज इस समय का तकाजा था। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार के बर्बरता पूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत ही श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। दूसरा है, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। और तीसरा है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किए जाएं। और चौथा है, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो ऑप्शन डी है संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो यह जेल में गांधी का आमरण अनशन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकान कूट शब्द भेज देगी। इसको देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ठीक है। इनके नोट्स को पढ़िए आप लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन संख्या 1 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था तो वह है कटक। कहाँ है कटक? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS, इस समय जो IS का है, उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया गया था। नेताजी की उपाधि किसने दिया था? जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। कहा जा सकता है कि वहां पर हिटलर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने दल की स्थापना की। क्या नाम था उसका? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब किया था? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी जोड़ा गया था। भारत, इटली, तो यह हो जाए जर्मनी। ऑप्शन सी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर है INA, मानसिक पुत्र था। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर आई वाची फूजीवारा का। तो ये हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई फूजीवारा। देखिए इसको पढ़िए। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फूजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह के लिए सहमत हो गए। 15 जुलाई 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फूजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। फिर है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो यह मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1942 में हुई थी। फिर भी उतना ही बड़ा ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए। यहाँ से यहाँ तक का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति यह मोहन सिंह। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई तो यह 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी तो यह 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो यह तत्कालीन मलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो यह है राज बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं था? मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, ये मेजर करतार सिंह नहीं थे। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है रंगून में। रंगून कहाँ पर है बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? तो यह है BC दत्त नहीं जुड़े हैं, बाकी 3 लोग जुड़े हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो यह है शीलभद्र याजी। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह सुभाष चंद्र बोस। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी।
जय हिंद किसका नारा है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। अभी सब लोग जय हिंद बोलते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था उसको। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। नमस्कार बोलने की जगह जय हिंद बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो यह है स्वराज द्वीप को। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो यह है 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो यह है राशिद अली। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो देखिए, गुरबख्श सिंह किए थे, प्रेम सहगल, शाहनवाज, ये मोहन सिंह ने नहीं किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, ये हो जाएंगे भूला भाई देसाई जो है, ये वकीलों की अध्यक्षता की। देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के समूह में अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। ठीक है, मतलब वकील का भी जो समूह था उसके अध्यक्षता किसने किया? तो भूला भाई देसाई ने किए थे। बाकी ये लोग भी वकील में थे, लेकिन अध्यक्षता भूला भाई देसाई किए थे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो यह है सर टीबी सप्रू। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं की थी, बाकी तीनों लोग किए थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे में वकील थे? कौन थे? ये हो जाएगा भूला भाई देसाई और आसफ अली भी। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो यह है भूला भाई देसाई। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था 45-46, तो यह हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो यह लाल किले दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, किस लिए? तो ये आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी: वेवेल योजना, शिमला योजना, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज की मुकदमा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए 1, 2, 4। वेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह 8 से 23 फरवरी 1946, आजाद हिंद फौज नवंबर 1945। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये है सी आर दास। और लास्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम वे थे, तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। तो चलिए इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा जाएगा 1946 का। बहुत ही जल्द हिस्ट्री समाप्ति होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।